हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर 2022। अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने फॉर्म्स की डेट भी अनाउंस कर दी है एज वेल एज अपनी एग्जामिनेशन डेट भी अनाउंस कर दी है। एंड होपफुली अब तक सारे स्टूडेंट्स का बीकॉम लास्ट सेमेस्टर का एग्जाम भी खत्म हो चुका होगा। तो अब हमारा यही सजेशन होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करो, वो टॉपिक जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन पे प्रिपरेशन स्टार्ट करो। और हमने पहले ही बताया कि आपके लिए बीकॉम की बुक मोर देन सफिशिएंट है। जो बीकॉम की बुक आपने रखी हुई है बस उसी से आप टॉपिक्स क्लियर करते जाओ। या कुछ स्टूडेंट्स का कहना होता है मैम हमारे पास बीकॉम की बुक नहीं है, या फिर एंट्रेंस एग्जाम में वो सब्जेक्ट्स हैं जो आपने बीकॉम में नहीं पढ़ा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप गूगल पे सर्च कर लो। बट एमसीक्यूज़ कवर करने से होगा क्या ना कि आपको ये पता होगा कि कौन से टॉपिक में आपको डाउट है, क्योंकि एमसीक्यूज़ सॉल्व करने के लिए आपका टॉपिक क्लियर होना ज़रूरी है। क्लियर? अदरवाइज क्या होगा, आपको सिर्फ एमसीक्यूज़ मगअप करने होंगे। एंड साथ ही साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है उस पर हम भी डिस्कशन कर रहे हैं। बहुत सारे टॉपिक्स जैसे बिजनेस फाइनेंस, इस पर हमने डिटेल सेशंस भी अपलोड किए, बिजनेस फाइनेंस एज वेल एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। HRM, इस पर भी हमने डिटेल सेशन अपलोड किया, बहुत सारे MCQs अपलोड किए, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इस तरीके से आप देखोगे ना तो हमारे चैनल पे आपको बहुत सारी क्लासेस मिलेंगी। एंड सबके लिए हमने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए DU एमकॉम एंट्रेंस के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वैसे BHU स्टूडेंट्स के लिए BHU के नाम से एंड सो ऑन। तो आपके लिए जो भी रेलेवेंट है आप उस प्लेलिस्ट को रन करके देखो। आपके लिए जितने भी रेलेवेंट टॉपिक्स हैं, जो भी पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स है, सब हमने उस प्लेलिस्ट में इंक्लूड किए हुए हैं। अब देखो, अगर हम लोग बात करते हैं प्रैक्टिस सेट की, तो 3 प्रैक्टिस सेट हमने उन स्टूडेंट्स के लिए अपलोड किया था जिन्होंने 2021 में एग्ज़ाम अपीयर किया था। एंड वहाँ पे भी तीनों प्रैक्टिस सेट ना NTA बेस्ड थी, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के क्वेश्चंस पे ही बेस्ड होगा। बेसिकली NTA ही आपका पेपर सेट करेगी। मैक्सिमम यूनिवर्सिटी की बात करें, चाहे DU की, चाहे BHU की, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के लिए तो अब ये क्लियर हो चुका है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही उनका पेपर सेट करने वाली है। क्लियर? तो अब इसी तरीके से हम बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स अपलोड करने वाले हैं और इससे ना आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो पहले 3 अगर आपने प्रैक्टिस सेट नहीं कवर किए तो हमारा ये सजेशन होगा कि वो 3 प्रैक्टिस सेट भी आप ज़रूर कवर कर लेना। सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। एंड आज हमारा 4th प्रैक्टिस सेट है जिसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका नाम है CA काजल डेरोलिया एक्सेल एडुकेयर, और उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो चलो फिर हम लोग जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि हमने पहले भी जो प्रैक्टिस सेट अपलोड किए थे वहाँ पे भी हमने ओवरऑल 50 MCQs ही अपलोड किए थे, तो इसी तरीके से 50 MCQs अपलोड करेंगे और यहाँ हर एक सब्जेक्ट जो रेलेवेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सब हमने कवर किया हुआ है। देखो, हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, एज पर सेक्शन 80G मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड फॉर एनी कैश डोनेशन इज। अगर कोई कैश डोनेशन दे रहा है तो अप टू 2000 तक का कैश, तो अप टू 2000 का डिडक्शन तो आपको मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80G। बट अगर मोर देन 2000 किसी ने पे किया है तो फिर उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। पहले ये लिमिट 2000 की जगह 10,000 थी। क्लियर? करेक्ट आंसर होगा 2000, क्योंकि बेसिकली फाइनेंशियल ईयर 17-18 ऑनवर्ड से ये जो लिमिट है ये 2000 हो गई है। नेक्स्ट, इन लियंटिव प्रोडक्शन फंक्शन L इज कंसिडर्ड एज। अब देखो, अगर लियंटिव प्रोडक्शन फंक्शन की बात करें तो बेसिकली जो इसका फॉर्मूला है, पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, फिर इसके टर्म्स को भी डिराइव कर देंगे। सिंपली अगर Q की बात करें तो ये डिनोट करता है आउटपुट को, K डिनोट करता है कैपिटल को, और L डिनोट करता है लेबर को। बाकी सारे कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ हैं। अच्छा, अगर लियंटिव प्रोडक्शन फंक्शन की बात करें दैट इज LPF की, तो इसका जो नाम पड़ा है वो किसके नाम पे पड़ा है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहे हैं, वैसली लियोंटिफ। क्लियर? और वैसली लियोंटिफ को बेसिकली हम लोग फादर कहते थे ऑफ इनपुट एंड आउटपुट इकोनॉमिक्स। इनपुट आउटपुट इकोनॉमिक्स, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। तो फादर ऑफ इनपुट आउटपुट इकोनॉमिक्स कौन है? वैसली लियोंटिफ। LPF का कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था? वैसली लियोंटिफ ने। एंड एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि LPF को एक और नाम से जाना जाता है, फिक्स्ड प्रपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन। अब यहाँ पे हम वही टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है, तो बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बस ऊपर ऊपर से जो इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बता दे रहे हैं। इसका जो ग्राफ बनता है
वो भी इस तरीके से बनता है अपवर्ड डायरेक्शन में। और ये लेबर को डिनोट करता है, ये कैपिटल को डिनोट करता है। अब अगर एल की बात करें तो एल बेसिकली किसको कंसिडर करता है? स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, नो। डिग्री ऑफ होमोजेनिटी, नो। बाइंडिंग कंस्ट्रेंट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, लेबर बेसिकली किसको डिनोट करता है? बाइंडिंग कंस्ट्रेंट को। तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट, ईपीआरजी फ्रेमवर्क इन इंटरनेशनल बिजनेस रिफर्स टू, बेसिकली ईपीआरजी का फुल फॉर्म होता है ई फॉर इथोसेंट्रिक, पी फॉर पॉलीसेंट्रिक, आर रिगियोसेंट्रिक एंड जी जियोसेंट्रिक। तो करेक्ट आंसर होगा 2। अब इस पे भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि बेसिकली ये जो ईपीआरजी फ्रेमवर्क है ये किसने बनाया है या क्रिएट किया है? हार्वर्ड वी पर्लमर्टर एंड विंड एंड डगलस। ये सब नाम आप लोग साथ ही साथ याद कर लेना। और ये कॉन्सेप्ट बेसिकली 1969 में बना था। तो करेक्ट आंसर होगा 2। और हर एक टॉपिक से जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है हम सिर्फ उतना ही डिस्कशन कर रहे हैं। अच्छा, कुछ टॉपिक आप लोगों को रीड करने के लिए भी बोलेंगे तो वो आप लोग अपने बीकॉम की बुक से एक बार स्टडी कर लेना, क्योंकि उस पर्टिकुलर टॉपिक पे डिटेल स्टडी करनी होगी और उससे कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन इंडिया? यूरेका फोर्ब्स, एमवे इंडिया एंटरप्राइजेस, मोदी केयर, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। इसका करेक्ट आंसर होगा 4, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन पार्टनरशिप? In the absence of any provision in the partnership deed, only a working partner is entitled to remuneration, no। अगर पार्टनरशिप डीड का कोई भी प्रोविजन नहीं होगा तो हम लोग सिंपली क्या देते हैं? इंटरेस्ट ऑन लोन देते हैं 6% का। एंड जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो भी हमेशा 1:1:1 होता है, मतलब इक्वल होता है बेसिकली। नेक्स्ट, एनी फर्म विच अर्न्स नॉर्मल प्रॉफिट हैज़ नो गुडविल। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करोगे तभी आपकी गुडविल होगी। गुडविल बेसिकली किसको डिनोट करता है? कि जितना नॉर्मली सब लोग अर्न कर रहा है। अब जैसे इफ इन केस मान लो हमने एक जर्नल स्टोर स्टार्ट किया और हमें पता है कि जर्नल स्टोर स्टार्ट करने पे अगर हम 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करें तो हमें 10% का रिटर्न मिल रहा है। मतलब 1 लाख का रिटर्न तो सबको मिल रहा है जिन्होंने जर्नल स्टोर स्टार्ट किया, बट 1 लाख से ऊपर जो हमारी अर्निंग होगी उसको हम कहते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, और वो किसकी वजह से होते हैं? गुडविल की वजह से। तो सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, द बिजनेस ऑफ द फर्म मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स। नो, कोई एक भी उसको कैरी कर सकता है। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म शैल बी पेड इफ देयर आर प्रॉफिट्स। नो, लॉस के केस में भी आपको इंटरेस्ट ऑन लोन देना होता है। क्यों? क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है कि ये देना मैंडेटरी है। तो करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से कौन सा है? सेकेंड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप्स इज नॉट ट्रू इन अ मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन? अब देखो, अगर हम लोग स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और स्टैटिस्टिक्स के लिए हमारा एक सेकंड चैनल है सीए काजल डेरोलिया। आप उसको सर्च करोगे ना तो आपको स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स मिल जाएंगे, जहाँ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन में हमने डिटेल डिस्कशन किया हुआ है, कोरिलेशन पे डिटेल डिस्कशन किया और बहुत सारे एमसीक्यूज अपलोड किए हैं। तो उस चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है और साथ ही साथ क्लासेस भी हमने प्रोवाइड करा दी हैं टेलीग्राम चैनल पे। तो देखो, वहाँ पे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि अगर मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो उसका फॉर्मूला है मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन। क्लियर? अब क्वेश्चन में हमसे बोला है कि नॉट ट्रू, कौन सा रिलेशनशिप ट्रू नहीं है। तो इसी इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे, देखो ये हो गया मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 मीन, ब्रैकेट ओपन किया, -3 मीडियन। फर्दर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये मीन इधर ले आओ, -2 मीन माइनस मोड इज इक्वल टू -3 मीडियन। माइनस माइनस कट जाएगा, ये बचेगा 2 मीन प्लस मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन। अब अगर हम सेकेंड ऑप्शन देखें तो यहाँ क्या दिया है? मोड इज इक्वल टू, आप इसको इधर ले जा सकते हो तो अल्टीमेटली यही इक्वेशन बनेगा। और एंड थर्ड वाला ऑप्शन देखो, यही दिया है 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। मतलब क्या है कि ये 3 तो करेक्ट है, बट लास्ट वाला जो मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ऑप्शन दिया है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन में हम हमेशा बात करते हैं मीन मीडियन मोड की, ना कि क्वार्टाइल डेविएशन की। क्लियर? नेक्स्ट, in continuous compounding the time it takes to double the sum grossly follow rule of 69। किसकी बात कर रहा है? कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग की, कि अगर हमें मान लो कोई भी सम, जैसे हमने 100 रुपये इन्वेस्ट किया, हमें उसको डबल करना है, 200 करना है, तो सिंपली कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग के लिए हम कौन सा रूल लगाते हैं? 69। इफ इट इज चेंज टू डिस्क्रीट कंपाउंडिंग, यहाँ कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग था, यहाँ डिस्क्रीट कंपाउंडिंग है, तो फिर ये रेलिवेंट रूल ऑफ थंब बेसिकली कहाँ दिया हुआ है? रूल ऑफ 72।
बेसिकली यहाँ पे हम लोग लॉगरिदम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट इज द अंडरलाइंग बेसिस ऑफ। अब देखो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है कि जो हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, इस इंटेंशन से स्टार्ट किया कि हमारा बिजनेस इन्फिनाइट ईयर्स तक चलेगा। तो इस केस में जनरली क्या होता है ना कि आप असेट को डिस्क्राइब करते हो करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट, क्योंकि अगर मान लो आप ये मान करके चलते कि आपका बिजनेस 1 साल में बंद हो जाएगा तो आप सारे एसेट को करंट एसेट मानते, बट क्योंकि आप ये मान रहे हो कि आपका बिजनेस लॉन्ग लाइफ चलेगा, इन्फिनाइट ईयर्स तक चलेगा, इसलिए आप क्या करो फिक्स्ड एसेट, कि आप ये मान रहे हो कि कुछ एसेट 5 साल 10 साल तक भी चलने वाले। क्लियर? लिखा है डिस्क्लोजिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज, नो। कंसोलिडेटिंग द अकाउंट्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनीज विद दोज ऑफ पैरेंट कंपनी, नो। डेप्रीशिएटिंग फिक्स्ड एसेट्स ओवर देयर यूजफुल लाइफ। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि आप अपने फिक्स्ड एसेट्स को डेप्रीशिएट करो बहुत साल तक। जैसे अगर मान लो उसकी यूजफुल लाइफ है 5 ईयर्स, तो आप 5 ईयर्स किस बेसिस पे मान रही है? इसी बेसिस पे ना कि कम से कम आपका 5 साल बिजनेस चलने वाला है। क्लियर? तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के लिए कौन सा करेक्ट आंसर होगा? थर्ड। जितने भी कंसेप्ट्स हैं अकाउंट्स में सब पे हमने डिटेल डिस्कशन किया हुआ है, इसीलिए हमने बोला पहले प्लेलिस्ट रन करके देख लो, आपको फिर किसी भी टॉपिक में कहीं कोई डाउट नहीं रह जाएगा। नेक्स्ट, कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन इज क्लोजर टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस फर्म। करेक्ट आंसर होगा थर्ड, सेटिस्फाइंग बिहेवियर। अब बेसिकली ये सब जो टॉपिक्स है ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है बीकॉम में। अब जैसे यहाँ है कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन, तो ये टॉपिक एक बार आप लोग फिर से रिवाइज कर लेना। Next, in a rising consumer income scenario, the preferred decision choice of business firms for low income elastic products will be product promotion, cost control, product reposition और product improvement. But of this product improvement, क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो कंज्यूमर की इनकम है वो इंक्रीज हो रही है, तो जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो रही है तो नो डाउट नॉर्मल प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो भी इंक्रीज होगी। तो आप अपने प्रोडक्ट का अगर इम्प्रूवमेंट करोगे तो नो डाउट यही होगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको परचेज करेंगे। Next, if an estimated Cobb-Douglas production function is this, what type of return to scale does this production function indicate? अब देखो Cobb-Douglas production function एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है, इस पर हम एक डिटेल सेशन अपलोड कर देंगे, बट अभी फिलहाल हम बता दें कि Cobb-Douglas प्रोडक्शन फंक्शन में ये जो हमारा इक्वेशन होता है Q इज इक्वल टू A के पावर में अल्फा L पावर में बीटा, तो Q बेसिकली किसको डिनोट करता है? टोटल प्रोडक्शन को। L डिनोट करता है लेबर के इनपुट को। K डिनोट करता है कैपिटल के इनपुट को। A हमारा हो गया टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, और अल्फा और बीटा बेसिकली क्या है? आउटपुट इलास्टिसिटीज। मतलब यहाँ पे जो हमें कंपैरिजन करना होता है इनपुट आउटपुट का, वो हम किसके बेसिस पे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो अगर मान लो हमारे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है, इसका मतलब हम किसकी बात करें? कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल की। और कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल किसको डिनोट करता है? कि ये जो दो इनपुट है कैपिटल प्लस लेबर, अगर हम इसकी वैल्यू को डबल करेंगे, जैसे अगर मान लो पहले 100 इनपुट हम लगा रहे थे, अब हम इसके रेट को डबल कर दें, मतलब 200 इनपुट हम इन्वेस्ट करें, तो उस केस में जो हमारा आउटपुट है जिसको हमने Q से डिनोट किया था, ये भी कितना हो जाएगा? 100 से 200। कांस्टेंट मतलब सिंपली क्या होता है कि जितने से आप इनपुट बढ़ाओगे उतने से ही आपका आउटपुट भी बढ़ जाएगा। अगर अल्फा प्लस बीटा ये लेस देन 1 है तो ये डिक्रीजिंग रिटर्न है। डिक्रीजिंग रिटर्न मतलब कि अगर हम कैपिटल प्लस लेबर को इंक्रीज कर रहे हैं 100% से तो हमारा आउटपुट इंक्रीज होगा, बट ओनली बाय 80%। मतलब सिंपली जितना इंक्रीज आउटपुट में होगा वो कम होगा कंपैरेटिवली लेबर प्लस कैपिटल। दैट इज इनपुट में जितना आपने इंक्रीज किया है उतना इंक्रीज आउटपुट में नहीं हो पाएगा, उससे कम ही होगा। एंड अगर हमारी वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की ग्रेटर देन 1 है तो इसको इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कहते हैं। और इसके केस में क्या होगा कि लेबर कैपिटल अगर हम 100% से इंक्रीज करें, मतलब जो हमारा इनपुट है अगर वो हम 100% से इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा आउटपुट भी इंक्रीज होगा, बट बाय 120%, मतलब कंपैरेटिवली ज़्यादा इंक्रीज होगा इनपुट से। क्लियर? और यहाँ देखो अल्फा किसको डिनोट करा है? 0.6 को, और बीटा किसको डिनोट करा है? 0.8 को। इन दोनों को ऐड करने पे वैल्यू आएगी 1 प्लस 1.4, जो कि ग्रेटर देन 1 है, तो करेक्ट आंसर होगा इंक्रीजिंग रिटर्न। नेक्स्ट, pricing strategy of setting a high price when a product is introduced and gradually lowering its price is known as price skimming। इस पे हमने पहले भी डिस्कशन किया हुआ है बहुत सारे सेशंस में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर मास मार्केटिंग? मास मार्केटिंग के लिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? प्रोवाइड्स वेरी लिटिल स्कोप ऑफ कस्टमाइजेशन, डील्स विद कस्टमर्स डायरेक्टली, नो, ये हमेशा इनडायरेक्टली डील करती है। नॉर्मली फॉलोड इन केस ऑफ FMCG एंड SMCG गुड्स, रिलाइज हेविली ऑन एडवर्टाइजिंग। करेक्ट आंसर होगा 2, डील्स विद कस्टमर्स डायरेक्टली। अब आप मास मार्केटिंग के बारे में डिटेल स्टडी कर लेना अपनी बीकॉम की बुक से। नेक्स्ट,
A manufacturing enterprise monthly consumes 1360 units of raw material at a cost of rupees 20 per unit. Determine its economic order quantity given the ordering cost of rupees 2400 and कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री बीइंग 30% ऑफ द प्राइस पेड। अब ईओक्यू पे भी हमने पहले बहुत सारे सेशंस में डिस्कशन किया हुआ है। तो बेसिकली अगर हम लोग ईओक्यू की फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला है √2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट। अब देखो यहाँ पे हमारे पास मंथली कंजम्पशन दिया हुआ था, ना कि एनुअल कंजम्पशन। क्वेश्चन देखोगे तो उसमें साफ साफ मंथली कंजम्पशन दिया हुआ है 1350। तो इस मंथली कंजम्पशन को हमें कन्वर्ट करना होगा एनुअल कंजम्पशन में। ऑर्डरिंग कॉस्ट की बात करें तो 2400 दिया हुआ है, और कैरिंग कॉस्ट सिंपली कैसे निकालते हैं कि जितना पर यूनिट प्राइस है, मतलब 20 रुपीज़ पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय जो परसेंटेज कैरिंग कॉस्ट का दिया है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 6। क्लियर। अब ये देखो, इसको सिंपली आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेना, और इसको सॉल्व करने पे जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 3600 यूनिट्स, जो कि देखो हमारे पास ऑप्शन 1 में गिवन है। तो करेक्ट आंसर होगा 1। नेक्स्ट, द पोर्टफोलियो थ्योरी आर्कुलेट्स डाइवर्सिफिकेशन टू रिड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क? मार्केट रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क, बिजनेस रिस्क। अब पोर्टफोलियो थ्योरी की बात करें तो इसमें 2 तरह का रिस्क होता है, मार्केट रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क। बट डाइवर्सिफिकेशन को रिड्यूस कौन करता है? अनसिस्टमैटिक रिस्क। तो करेक्ट आंसर होगा 3rd। नेक्स्ट, when foreign currency assets and liabilities match in terms of amount of exposure and timing of maturities, it is described as financial hedge, natural hedge, perfect hedge और netting। करेक्ट आंसर होगा natural hedge। अब hedge पे आप लोग एक बार डिटेल स्टडी कर लेना, और साथ ही साथ ये सारे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ hedge दिए हैं इन पे भी डिटेल स्टडी कर लेना। नेक्स्ट, what is the probability that a randomly chooses card from a deck of card will either be king or a spade? अब देखो, स्पेड बेसिकली वो जो पत्ती का शेप होता है ना, उसको हम कहते हैं स्पेड। हार्ट्स और डायमंड तो क्लियर है, और लास्ट जो एक बचता है जो फूल शेप में होता है उसको हम कहते हैं क्लब्स। तो नो डाउट देखो, अगर किंग की बात करें तो 4 किंग होते हैं डिवाइडेड बाय 52, प्लस स्पेड की बात करें क्योंकि और बोला है ना, तो स्पेड बेसिकली कितने हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 52, क्योंकि हर कार्ड कितना होता है 13। ओवरऑल टोटल हमारे पास कार्ड होता है एक पैकेट में 52। अब इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आएगा 17/52, और हम कह सकते हैं 0.3269। तो करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज। अब बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के मीन की बात करें तो मीन होता है NP। अगर हम वेरिएंस की बात करें तो ये होता है NPQ। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? √NP। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे हम बहुत जल्दी डिस्कशन करने वाले हैं अपने सेकंड चैनल पे, तो वहाँ जब हम डिस्कशन करेंगे तो ये टॉपिक्स वहाँ क्लियर कर देंगे। नेक्स्ट, when sampling is done without replacement then standard error of mean is। standard error of mean का फॉर्मूला होगा सेकेंड, standard error of mean is equal to standard deviation divided by √n whole √n minus n divided by n minus 1। नेक्स्ट, which of the following is not an example of compressed data? अब अगर compressed data की बात करें तो compressed data का मतलब होता है जब आप डेटा का कन्वर्शन करते हो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में, एक ऐसे फॉर्मेट में जिससे आपकी स्टोरेज कम लगेगी। तो देखो, डेटा एरे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हिस्टोग्राम, ओगिफ, सब पे हमने अपने चैनल पे डिस्कस किया हुआ है। एरे डेटा की बात करें तो यहाँ पे आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सीक्वेंस में एडजस्ट करते हैं, तो उसकी वजह से कभी भी आपका डेटा कंप्रेस नहीं होता। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट। नेक्स्ट, द ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच रिजेक्टेड द रैबल हाइपोथेसिस बाय गिविंग विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट। अब देखो, सबसे पहले तो देखो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच की बात करें तो ये कॉन्सेप्ट किसका है? एल्टन मेयो का। हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ ये कि ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट एंड इंडस्ट्री सोशियोलॉजी, ये बेसिकली किसका कॉन्सेप्ट है? एल्टन मेयो का। अब अगर एल्टन मेयो की बात करें तो उन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट है रैबल हाइपोथेसिस, इसको रिजेक्ट किया था। रैबल का मतलब होता है क्राउड, और इस हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि जो लोग हैं, मेन बीइंग अ क्राउड ऑफ इंडिविजुअल्स इंटरेस्टेड इन देयर इंडिविजुअल इंटरेस्ट, कि वो सिर्फ अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट में ही से ही मतलब रखते हैं। क्लियर। तो ऑप्शन देखते हैं। द वर्कर डज नॉट वर्क फॉर मनी ओनली, अ वर्कर ऑपरेट्स इन अ टेक्नो इकोनॉमिक सिस्टम विथ नो रूम फॉर इमोशंस, authoritarian style of leadership is more productive, individual pays attention to self achievement irrespective of informal group norms। तो जो रिजेक्ट करने का रीज़न था वो ये था कि जो वर्कर है वो सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए भी काम करते हैं। क्लियर। तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो जितने भी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उस पर भी हम बहुत डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, तो वहाँ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन पे भी डिटेल डिस्कशन करेंगे। बेसिकली बोल रहा है नॉट करेक्ट, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शनल एंड प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये करेक्ट है। फंक्शनल डिपार्टमेंट्स आर नॉट परमानेंट फिक्चर्स ऑफ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, नो ये तो परमानेंट फिक्चर्स होते हैं। तो अगर देखा जाए मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, दैट इज करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट, एज पर कैरोल मॉडल द 4 लेवल्स ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आर, बेसिकली CSR की बात कर रहा है। तो बेसिकली जो 4 लेवल्स हैं उसमें पहला है इकोनॉमिक, देन लीगल, देन एथिकल, देन डिस्क्रिशनरी। तो ऑप्शन देखते हैं। देखो फर्स्ट में फिजिकल है, फिजिकल तो है ही नहीं, सेकेंड भी रॉन्ग ऑप्शन है। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन देखो इकोनॉमिक, लीगल, एथिकल, ये तीनों तो है, सोशल इसका करेक्ट आंसर नहीं है। एंड फिलांथ्रोपिक भी है, बेसिकली फिलांथ्रोपिक का मतलब होता है डिस्क्रिशनरी, तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट, हु कॉइन्ड द टर्म कलेक्टिव बार्गेनिंग, करेक्ट आंसर होगा 4, सिडनी वेब एंड बेट्रिक वेब। ये सब क्वेश्चन आप लोगों को लर्न करना है। नेक्स्ट, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द एशियन इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। एशियंस की बात करें तो बेसिकली एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की बात कर रहे हैं और इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में, तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, इंडोनेशिया। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स दैट इज TDS फ्रॉम इंश्योरेंस कमीशन इन केस ऑफ पर्सन। बेसिकली ये रेट 10% है और सेक्शन है 194R, करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। कमर्शियल पेपर ये शॉर्ट टर्म है, फैक्टरिंग शॉर्ट टर्म है, लाइन ऑफ क्रेडिट शॉर्ट टर्म है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग ये लॉन्ग टर्म है। क्योंकि अगर हम लोग लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की बात करें तो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग मतलब जहां आपने बोरोइंग की है 1 साल से ज़्यादा के लिए, क्लियर। और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग बेसिकली ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, तो करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट, व्हाट इज अ रेपो रेट। अगेन देखो यहाँ कंट्रोल क्रेडिट की बात कर रहा है और हमने पहले बताया हुआ है कि हम इस पर भी डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत जल्दी इस टॉपिक पे भी डिस्कशन करेंगे क्योंकि रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट में बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है, तो बहुत जल्दी हम ये टॉपिक क्लियर करेंगे। अब रेपो रेट की बात करें तो बेसिकली रेपो रेट का मतलब होता है जहाँ RBI बैंक को लेंड करती है शॉर्ट टर्म के लिए, क्लियर। तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड, इज द रेट एट विच द RBI लेंड्स टू बैंक्स इन केस ऑफ शॉर्ट मैच्योरिटी। Next, in marketing, DSA stands for direct selling agent. Next, in which of the following stages of product life cycle a company reduces sales promotion to take advantage of heavy consumer demand? आप अपने सेल प्रमोशन को कम किस स्टेज में करते हो? इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। बट ऑब्वियस ग्रोथ स्टेज में, क्योंकि वहां पे डिमांड ज़्यादा होती है। Next, in which of the following price adjustment strategies a company reduces prices to reward customer responses such as volume purchases, paying early or promoting the product? अब देखो प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रैटेजी ये आप लोग रीड कर सकते हो अपनी बीकॉम की बुक से, बट यहाँ बता दें कि ऑप्शन जो दिया है डिस्काउंट एंड अलाउंस प्राइसिंग, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, प्रमोशनल प्राइसिंग और डायनामिक प्राइसिंग। करेक्ट आंसर बट ऑब्वियस फर्स्ट होगा डिस्काउंट एंड अलाउंस प्राइसिंग, क्योंकि बेसिकली इसमें कैश डिस्काउंट भी दिया जाता है अगर आप प्रॉम्प्ट पेमेंट करते हो, क्वांटिटी डिस्काउंट भी दिया जाता है अगर आपने लार्ज वॉल्यूम में परचेस किया है, सीजनल डिस्काउंट भी देते हैं अगर आप आउट ऑफ सीजन परचेस कर रहे हो तो। एक और डिस्काउंट होता है जिसको हम कहते हैं 2/10 नेट 30, कि ऐसे तो आपकी बिल की ड्यू डेट 30 दिन की है, बट अगर आप 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दोगे तो हम 2% का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे, क्लियर। तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट, some doctors charge patients for missed appointments because the service value existed only at that point and disappeared when the patient did not show up, is an example of which of the following 4 service characteristics? Inseparability, intangibility, variability और पेरिशेबिलिटी। करेक्ट आंसर होगा 4 पेरिशेबिलिटी, क्योंकि अगर हम लोग पेरिशेबिलिटी की बात करें तो इसका क्या मतलब होता है कि इसका मतलब होता है कि जो सर्विसेज है उनको बाद में प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। पेरिशेबल नेचर मतलब 2 या 4 दिन मैक्सिमम चलने वाली चीज़, बट यहाँ पे क्योंकि सर्विस के टर्म में बोल रहे हैं तो सर्विस टर्म में पेरिशेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो आज आपने सर्विस लेनी है वो आपको आज ही मिलेगी, वो कल नहीं मिल सकती। बेसिकली सर्विस को हम इन्वेंट्री फॉर्म में नहीं रख सकते, क्लियर। तो करेक्ट आंसर होगा 4 पेरिशेबिलिटी। नेक्स्ट, विच वन इज फॉल्स एज पर द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब देखो इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पे हमने ऑलरेडी MCQ सेशन अपलोड करने स्टार्ट कर दिए हैं, तो अगर अभी तक वो क्लासेस आपने नहीं कवर किए तो सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लेकिन वॉइड अग्रीमेंट इज वन दैट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, करेक्ट है।
असाइनमेंट इज अ ऑब्वियस मोड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नो, असाइनमेंट बेसिकली डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मोड नहीं है। अगर हमें डिस्चार्ज ही करना है तो हम परफॉर्मेंस के थ्रू कर सकते हैं, म्यूचुअल अग्रीमेंट के थ्रू कर सकते हैं। जहाँ परफॉर्मेंस की इम्पॉसिबिलिटी होगी वहाँ हो सकता है, टाइम खत्म हो जाए या कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया जाए, तो इन केसेस में डिस्चार्ज होता है। Where a party waives its right under the contract, the other party is released of its obligation under the contract. ये correct है. But the subject matter of a contract is destroyed for no fault of the promisor. The contract does not become void by impossibility of performance. फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ तो करेक्ट है, बट क्वेश्चन में हमसे फॉल्स पूछा था तो करेक्ट आंसर होगा सेकंड, क्योंकि असाइनमेंट बेसिकली मोड नहीं है डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट का। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्प्लाइड कंडीशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अब इम्प्लाइड कंडीशन की बात करें तो कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस है, मर्केंटेबिलिटी क्वालिटी भी है, होलसमनेस भी है, बट फ्री फ्रॉम इनकम्प्रेंसेस ये इम्प्लाइड कंडीशन नहीं है बल्कि इम्प्लाइड वारंटी है। और अभी जब हम डिस्कशन करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर पे भी, सेल ऑफ गुड्स एक्ट पे, तो ये टॉपिक भी आप लोगों का क्लियर हो जाएगा क्योंकि हम सबके एमसीक्यूज अपलोड करेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट 2005। लॉग बुक्स आता है, सर्कुलर्स भी आता है। फाइल नोटिंग इन द प्रोसेस ये बेसिकली इसका पार्ट नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट, अंडर विच सेक्शन ऑफ आईटी एक्ट 2000 updated in 2008 stealing any digital asset or information is considered as cyber crime। करेक्ट आंसर होगा 65, ये 66 नहीं 65 होगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया। अगर हाउस प्रॉपर्टी की बात करें तो इसमें हम सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, बट ओनली फॉर 8 ईयर्स, मतलब 8 साल तक आप चाहो तो आप जो भी लॉस है वो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो ऑप्शन देखो, कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर 8 ईयर्स, कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड, कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर 4 ईयर्स एंड कैन बी कैरिड फॉरवर्ड इनडेफिनेटली। इनफाइनेटली, देखो इनफाइनेटली तो वैसे भी आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, जब भी आप कर सकते हो तो फॉर 4 ईयर्स और फॉर 8 ईयर्स ही कर सकते हो, और हाउस प्रॉपर्टी के केस में लॉस को आप 8 साल तक के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट, सरचार्ज ऑफ 10% इज पेबल बाय एन इंडिविजुअल विद टोटल इनकम एक्सीड। अब देखो इंडिविजुअल के केस में क्या होता है कि अगर 50 लाख से ज़्यादा इनकम है तो 10% का सरचार्ज लगेगा, और 1 करोड़ से ज़्यादा है तो 15% का लगेगा। क्लियर। और कंपनीज के केस में अगर हम लोग बात करें तो सरचार्ज तब अप्लाई होता है जब आपकी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा की हो। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड, 50 लाख। नेक्स्ट, मोहन हैज़ रेंडर्ड इट्स सर्विसेज इन इंडिया एंड रिटायर्ड इन 2015। 2015 में, मतलब उसने बेसिकली सारी सर्विस कहाँ प्रोवाइड की है, इंडिया में, बट रिटायर कब हुआ, 2015। ही देन शिफ्टेड एंड सेटल्ड इन सिंगापुर। द पेंशन रिसीव बाय हिम फॉर सच सर्विसेज वुड बी। आप देखो यहाँ पे पेंशन इनकम की बात किया है, और जब भी हम बात करते हैं कि आपने भले ही सर्विस इंडिया में रेंडर की हो, बट जो आपको पेंशन है वो कहाँ मिल रहा है, इंडिया के बाहर। और क्योंकि आप इंडिया के बाहर परमानेंटली रिसाइड कर रहे हो तो इस तरह की इनकम कभी भी अक्रू और अराइज इंडिया में नहीं होती। तो हम क्या बोलेंगे कि डीम टू अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया, डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, इन इंडिया, इन इंडिया। ये 3 तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, कि इस तरह की इनकम जो कि पेंशन इनकम है, और क्योंकि आप इंडिया के बाहर परमानेंटली शिफ्ट हो गए तो उस केस में जो भी इनकम आप अर्न कर रहे हो वो अक्रू और अराइज होगी इंडिया के बाहर। तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट, सुगम इज ऑल्सो नोन एज ITR 1, ITR 2, ITR 4, ITR 6। करेक्ट आंसर होगा ITR 4। नेक्स्ट, Mercosur, a South American trade bloc, is a free trade area, common market। करेक्ट आंसर होगा 2, कॉमन मार्केट। ये सब क्वेश्चन लर्न करने वाले हैं। नेक्स्ट, which of the following are possible negative impacts of FDI on domestic firms in host countries। यहाँ नेगेटिव इम्पैक्ट्स की बात किया है, मार्केट मोनोपोली है, टेक्नोलॉजी डिपेंडेंस है, इंक्रीज्ड कंपटीशन नहीं है क्योंकि यहाँ नेगेटिव इम्पैक्ट इससे नहीं पड़ेगा, एंड प्रॉफिट आउटफ्लो। क्लियर। तो ये तीनों ही अगर देखा जाए तो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। करेक्ट आंसर होगा थर्ड, ABD ओनली। नेक्स्ट, charging different prices for the same product in different markets until the MR of last unit sold equals the MC of the product sold in each market is described by। अब देखो अगर आप एक ही प्रोडक्ट के लिए अलग अलग चार्जेस करो तो उसको नो डाउट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तो कहते हैं, बट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में 3 तरह की डिग्री होती है, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। अगर फर्स्ट डिग्री की बात करें तो ये बेसिकली पर्सनलाइज्ड प्राइसिंग है, जहां आप हर एक यूनिट का मैक्सिमम पॉसिबल प्राइस चार्ज कर लेते हो। अब अगर हम लोग सेकेंड डिग्री की बात करें तो सेकेंड डिग्री में बेसिकली अलग अलग क्वांटिटीज़ के लिए आप अलग अलग चार्ज करते हो, एंड थर्ड डिग्री में तो अलग अलग कस्टमर से सेम प्रोडक्ट के लिए अलग अलग चार्ज करते हो। क्लियर।
तो देखो क्वेश्चन भी हमसे यही चीज़ पूछा है कि जहाँ पे आप एक ही प्रोडक्ट के लिए अलग अलग लोगों से अलग अलग चार्जेस कर रहे हो, तो उस केस को हम क्या बोलेंगे, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ थर्ड डिग्री ओनली। तो नो डाउट करेक्ट आंसर सी तो होगा, बट सी के साथ हमारे पास देखो क्या क्या ऑप्शन दिया है, ए दिया है और ई दिया है। ए नहीं हो सकता क्योंकि फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट, arrange the following steps in logical sequence of operation of the arbitrage pricing theory, that is APT। देखो सबसे पहले आएगा आइडेंटिफाई द मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, ये फर्स्ट होगा। देन एस्टिमेट द रिस्क प्रीमियम फॉर फैक्टर्स, एस्टिमेट द फैक्टर सेंसिटिविटीज़, मतलब पहले आपने फैक्टर्स चूज़ किया, फिर उनकी सेंसिटिविटीज़ चूज़ की, फिर उनको रिस्क प्रीमियम उसके अकॉर्डिंग अलॉट करो। तो करेक्ट आंसर होगा CAB, जो कि ऑप्शन 4 में दिया है, तो करेक्ट आंसर होगा 4। Next, cost audit for material covers goods inward procedure, yes. Methods of calculating standard cost variance, no. Classification of overhead, no. Accounting for scrap wastage material transfer, yes. Accounting treatment of over and under absorption, no. अगर हम कॉस्ट ऑडिट किसकी करें, मटेरियल की, तो करेक्ट आंसर होगा A एंड D, दैट इज करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स द डिक्लाइनिंग स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। अब देखो इंडिफरेंस कर्व अगर डिक्लाइनिंग है तो उसका रीजन क्या होता है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, ये हमने पहले भी बताया है। तो देख लेते हैं, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, नो। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन बिटवीन द कमोडिटीज, येस। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन, नो। ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटीज, अगर इंडिफरेंस कर्व की बात करें तो बेसिकली यहाँ पे हम सेटिस्फैक्शन को काउंट नहीं कर पाते हैं, जिसको ऑर्डिनल मेजर कहा जाता है। एंड डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अब देखो ऑप्शन बी तो करेक्ट है, अब बी के साथ हमारे पास ऑप्शन डी भी दिया है और डी भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डिनल की ही बात हो रही है, तो करेक्ट आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग इज आर कंडीशन फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्यों होता है, क्योंकि जब आपकी मोनोपोली होती है मार्केट में, आप अकेले हो तो प्रोडक्ट सेल करने वाले, तो आपके पास राइट होता है कि हाँ आप ठीक है एक ही प्रोडक्ट के लिए अलग अलग चार्ज कर लो। अब अगर मोनोपोली नहीं होगी तो बट ऑब्वियस क्या होगा कि आपसे ना परचेज करके हम किसी और से परचेज कर लेंगे, तो फर्म मस्ट हैव सम मोनोपोली पावर, येस। प्राइस इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इन डिफरेंट मार्केट मस्ट डिफर, येस। मार्केट मस्ट बी सेपरेबल और एबल टू बी सेगमेंटेड, येस। फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म, ऐसा नहीं होता मोनोपोली में, क्योंकि मोनोपोली में सिर्फ एक ही बंदा होता है, एक ही सेलर होता है, क्लियर। तो ऑप्शन ABC करेक्ट है, दैट इज हमारे पास करेक्ट आंसर दिया है 4। नेक्स्ट, कंज्यूमर रैशनैलिटी इन बिजनेस इकोनॉमिक्स इज कलेक्टिव मैनिफेस्टेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन। नॉन सैटिएशन, येस। clarity of preferences, divisibility of goods and services, economic selfish motive, possession of information। सिर्फ सी ऑप्शन नहीं होगा, बाकी सारा ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। और कंज्यूमर रैशनैलिटी पे, उसके अजम्पशन पे आप अपने बीकॉम की बुक से ज़रूर रीड कर लेना। तो यहाँ पे ना आप लोगों को टॉपिक भी पता चल जा रहा है कि कौन कौन सा टॉपिक आपको रीड करना है डिटेल में। नेक्स्ट, NPV एंड IRR मेथड्स यील्ड कन्फ्लिक्टिंग आउटकम्स ड्यू टू। अब देखो फाइनेंशियल मार्केट के इन टॉपिक्स में हमने डिटेल डिस्कशन किया है। हमने बिजनेस फाइनेंस के पार्ट 1 पार्ट 2 करके बहुत सारे क्लासेस अपलोड किए, जहाँ पे हमने जितने भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सब पे डिस्कशन किया है। अगर वो क्लासेस अभी तक आपने कवर नहीं किए तो सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। देख लेते हैं ऑप्शन, अनकन्वेंशनल कैश फ्लोज, इन्वेस्टमेंट साइज पैरिटी, इन्वेस्टमेंट लाइफ डिस्पैरिटी, कैश फ्लो पैटर्न डिस्पैरिटी। इन तीनों में अगर कन्फ्लिक्ट होने का रीजन है तो यही तीनों है, BCD, दैट इज करेक्ट आंसर होगा 4। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द पे बैक पीरियड मेथड इज एडवाइज्ड फॉर इवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अब देखो पे बैक पीरियड मतलब सिंपली ये होता है कि कितने समय में, हमने अगर मान लो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है तो हम ये देखते हैं कि कितने टाइम बाद ये पैसा हम रिकवर कर पाएंगे। ऑप्शन देखो, ओवर लीवरेज्ड बिजनेस, येस। कैश रिच बिजनेसेस, अनसर्टेन मार्केट कंडीशन, स्टेबल मार्केट कंडीशन। बट ऑब्वियस करेक्ट आंसर क्या होगा, A एंड C। तो ऑप्शन देखो लिखा है 2, करेक्ट आंसर होगा A एंड C ओनली, क्लियर। अब ये देखो, ये ओवरऑल 50 MCQs थे जो कि नो डाउट बहुत रेलेवेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी स्टूडेंट एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करे वो इन प्रैक्टिस सेट पे कम्प्लीटली रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली NTA बेस्ड है और इन्हीं में से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। अच्छा, यहाँ से जो टॉपिक्स हैं वो भी आप कवर करते जाओ, क्योंकि यहाँ हमने सारे टॉपिक्स बता दिए जो आपको बीकॉम की बुक से पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही डाउट होता है कि मैम कौन सा टॉपिक कवर करें कौन सा नहीं, तो अब NTA बेस्ड क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आएगा। पहले की भी 3 प्रैक्टिस सेट आप ज़रूर से कवर कर लेना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, सो दैट आगे की क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। एंड अगर आपको आज का क्लास यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ।
आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।